नमस्कार साथियों, आपका अतुल्यम एकेडमी ऐप पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन सीरीज के तहत जिस अगले क्रम का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश और उन भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम जिस भौतिक प्रदेश का आज अध्ययन करेंगे वो हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं वो भौतिक प्रदेश कनाडियन सिल्ट तथा पूर्वी उच्चभूमि अपलेशन पर्वत तंत्र है, उसका हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो जो विद्यार्थी जो साथी हमारे उस वीडियो को नहीं देख पाए वो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने पश्चिमी कॉर्डिलेरा का अध्ययन किया था। आज हम वापस वहीं से रिवाइज करते हैं कि हमने बात करी थी उत्तरी अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी कॉर्डिलेरा की, जिसमें हमने ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, उसके बाद कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज और सिएरा नेवादा, मैक्सिको में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल तथा रॉकी पर्वत श्रेणी, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कनाडियन सिल्ट और पूर्वी उच्च भूमि। कनाडियन सिल्ट जो है वो हमारी ग्रेट लेक्स के उत्तर का जो भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है ये कनाडा क्षेत्र में अत्यधिक कठोरतम सेल समूह से निर्मित है और प्राचीनतम सेल समूह से निर्मित होने के कारण, अत्यधिक कठोर भाग होने के कारण इसे सिल्ट नाम दिया गया। कनाडियन सिल्ट के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार कनाडा राज्य में है। कुछ विस्तार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उत्तर पूर्वी सीमा है उसमें सम्मिलित है, वहाँ इसे लोरेशियन पठार के नाम से जाना जाता है। तो हम कनाडियन सिल्ट की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कनाडियन सिल्ट का जो भाग है वो मुख्य रूप से ये जो संपूर्ण क्षेत्र है हडसन की खाड़ी के दक्षिण का और ये जो ग्रेट लेक्स हैं उसके उत्तर का जो भाग है, इसमें उत्तर पूर्वी जो भाग है, इस उत्तर पूर्वी भाग को लोरेशियन पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भाग को लोरेशियन पठार के नाम से जाना जाता है। कनाडियन सिल्ट कनाडा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये इसके जो मुख्य निर्माण काल है वो प्रीकेम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के समय से ही अत्यधिक प्राचीनतम सेल समूह से निर्मित है। लोरेशियन पठार जो है वो भी कनाडियन सिल्ट का ही भाग है और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी है उसके उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार मिलता है। ये जो भाग है ये खनिज संसाधनों से अत्यधिक प्रचुर भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कठोरतम दृढ़ सेल समूह से निर्मित कनाडा का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो कनाडियन सिल्ट के नाम से जाना जाता है और उसी का जो लोरेशियन पठार वाला भाग है कनाडियन सिल्ट का ही भाग है। और ये कहाँ अवस्थित है? लोरेशियन सेंट लॉरेंस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो भौतिक प्रदेश है अगला जिसकी हम बात करेंगे, अपलेशियन पर्वत तंत्र। अपलेशियन पर्वत तंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है और जैसा कि आप मानचित्र में देखेंगे ये जो एक सीमांकित भाग है ये पूरा का पूरा भाग अपलेशियन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस अपलेशियन पर्वत श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषता जो है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि मेरिन, वर्माउंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क से लेकर पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, डेलावेयर, मैरीलैंड, पश्चिमी वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और अलाबामा राज्यों तक इसका विस्तार है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरिन से लेकर अलाबामा तक इसका जो विस्तार है वो विस्तार की अगर दिशा की बात करें तो हम दिशा की बात करेंगे तो देखिए उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका विस्तार मिलता है। और सामान्य रूप से इस अपलेशियन पर्वतमाला की तुलना हम राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से करते हैं। प्रीकेम्बियन कालीन ये जो चट्टानी सेल समूह है ये संपूर्ण जो क्रम है ये एक ही पर्वत निर्माण काल में निर्मित हुआ था। तो मुख्यतः अपलेशियन पर्वतमाला किन किन राज्यों में स्थित है वो समस्त राज्यों की हम यहाँ मानचित्र में देख रहे हैं। मुख्य रूप से वर्माउंट है, वर्माउंट का न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, वाशिंगटन डीसी, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया। उसके बाद में हम मुख्य रूप से नीचे आते हैं तो नॉर्थ कैरोलिना के बाद अलाबामा।
उसके बाद जो समीपवर्ती भाग है जैसे जॉर्जिया, दक्षिणी कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, यहाँ इन भागों में एक तटीय मैदान का विस्तार मिलता है। ये जो संपूर्ण अपलेशन पर्वत श्रेणी है इसमें अलग अलग जैसे कुछ पर्वत तंत्र हैं उनकी भी हम इसमें बात करेंगे। जैसे ऊपर सबसे उत्तर में हम देखते हैं तो एक व्हाइट माउंटेन है, उसके दक्षिण में हम बात करते हैं तो ग्रीन माउंटेन है। उसके बाद कैटस्किल स्टेट पार्क जो है वो न्यूयॉर्क में है। अल्गेनी नेशनल पार्क जो है वो अल्गेनी पठार में अवस्थित है। ब्लू रिज माउंटेन सबसे इम्पोर्टेंट जो अपलेशन पर्वतमाला का जो पर्वत तंत्र है वो है ब्लू रिज माउंटेन। एक दूसरा इसके दक्षिण में डेनियल ब्राउन नेशनल फॉरेस्ट है और उसके बाद सबसे दक्षिण में हम बात करते हैं ग्रेट स्मोकी माउंटेन है। तो एक उत्तर से दक्षिण के क्रम की हम बात करेंगे और इनमें जो पर्वत चोटियां हैं उनको भी हम अगले उसमें देखेंगे। हम ये देखते हैं कि देखिए इनकी मुख्य विशेषता क्या है, एक ही काल में निर्मित किस प्रकार के पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत का तात्पर्य क्या होता है कि जो अपने निर्माण के अंतिम समय में अपर्दन अवरोधी चट्टानों से युक्त रह गए हैं और जिनका इतना अधिक क्षरण हो गया है कि वो केवल अब अवशेष मात्र हैं। उनकी जो बैथोलिक संरचना थी, जो सबसे भूगर्भ की चट्टानें थी, वो चट्टानें अब धीरे धीरे क्या हो गई, सतह पर अनावृत हो गई। और जो दीर्घकालीन अपर्दन की प्रक्रिया है उसमें जो कोमल सेल समूह था जो विभिन्न अपर्दन के कारकों के द्वारा समय दर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपर्दित होता गया, उसका अपर्दन हो गया। लेकिन जो कठोरतम सेल समूह था जो कि अपर्दन से अभी भी संघर्ष कर रहे थे, अपर्दित नहीं हो पाए, उन सेल समूह का इसमें एक भाग मिलता है, इसलिए हम इसे अवशिष्ट कहते हैं। ये अत्यधिक वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं पर्वत। इनका निर्माण कब हुआ था? जो पर्वत निर्माण का चरण है कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल, 4 पर्वत निर्माण के काल हुए थे, उसमें से जो कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल है उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। इसका जो उच्चतम शिखर है वो माउंट मिशेल है जिसकी ऊंचाई 2037 मीटर है। ये उत्तरी कैरोलिना राज्य में है और उत्तरी कैरोलिना राज्य में ये किस श्रेणी में है? ब्लू रिज पर्वत के अंतर्गत है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस अवस्थिति में है? उत्तरी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना में है। और माउंट मिशेल इस चोटी का नाम है जो कि अपलेशन पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी है। अपलेशन पर्वतमाला के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है जिसको हमें ध्यान रखना है। कम्बरलैंड और अल्गेनी के मध्य एक अपलेशन पठार स्थित है। ये जो पठार है ये अपलेशन पर्वत के पश्चिम में है। इस तरफ दक्षिण में जो हमें पठार मिलेगा उस पठार का नाम है कम्बरलैंड पठार और उत्तर में जो पठार है उस पठार का नाम है अल्गेनी पठार। तो कम्बरलैंड और अल्गेनी पठार के मध्य का जो एक पठारी भाग है वो पठारी भाग कहलाता है अपलेशन पठारी भाग। ये जो भाग है यहाँ मध्य में एक ऐसा भाग है जो कटक और घाटी युक्त है। ये जो भाग है कटक और घाटी युक्त प्रदेश है, तो यहाँ एक मध्य में कटक और घाटी युक्त भाग मिलता है। यहाँ प्रपात रेखा मिलती है। इस तरफ पूर्वी भाग में अपलेशन पठार के पूर्वी भाग में एक प्रपात रेखा मिलती है जहाँ की नदियाँ अपलेशन पठार से निकलकर अटलांटिक ओशन की तरफ गमन करती है और प्रपात की एक सतत श्रृंखला बनाती है, अनेकों जल प्रपात बनाती है। एक प्रपात रेखा का निर्माण होता है अपलेशन पठार में। यहाँ जो खनिज है उसमें मुख्य रूप से कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो अपलेशन पर्वत तंत्र है उस पर्वत तंत्र में जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या क्या है। तो हम देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर में जो हमें माउंटेन मिलता है वो माउंटेन मिलता है माउंट काटाडिन। 1606 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, माउंट काटाडिन। ठीक है, ये जो पर्वत तंत्र है ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश में है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश में। और उसके बाद जो दूसरा पर्वत मिलता है हमें माउंट मर्की 1269 मीटर, माउंट मर्की। ठीक है, इसका जो ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट मर्की पर्वत चोटी है, ये एडी रोंडेक माउंटेन के अंतर्गत आती है। इसका जो पर्वत समूह है उसका नाम है एडी रोंडेक, एडी रोंडेक पर्वत, उसके अंतर्गत माउंट मर्की जो है चोटी है उसका 1269 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट वाशिंगटन, माउंट वाशिंगटन 1917 मीटर है, माउंट वाशिंगटन। उसके बाद
चौथा जो है माउंट स्लीडे 1270 मीटर ऊंचा है माउंट स्लीडे। माउंट स्लीडे के बाद में जो पांचवा है वो है स्प्रूके नोब 1482 मीटर, स्प्रूके नोब 1482 मीटर। 1 2 3 उसके बाद हमने 4 माउंट स्प्रूके, 5 स्क्रूपे नोब 1482 मीटर। उसके बाद माउंट रोगर 1746 मीटर, माउंट रोगर 1746 मीटर। उसके बाद माउंट मिचेल जो कि सबसे ऊंची चोटी है 2037 मीटर, माउंट मिचेल। माउंट मिचेल जो कि अपलेशन पर्वत तंत्र की सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद विलगम्सन डोम, विलगम्सन डोम जो है वो दक्षिण में है, विलगम्सन डोम, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2025 मीटर है। अर्थात दक्षिण में ये भाग बहुत अधिक ऊंचा है, उत्तर की ओर जाते जाते इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला में भी दक्षिणी जो भाग है उदयपुर सिरोही रीजन वो सबसे अधिक ऊंचा है, लेकिन जब जब हम जयपुर अलवर की तरफ जाते हैं तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाती है। उसी तरह से अपलेशन पर्वतमाला की भी जो अलाबामा से लेकर जब हम उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाती है। और हम अरावली पर्वतमाला की तुलना अपलेशन पर्वतमाला से करते हैं। तो यहाँ दोनों में एक सामंजस्य और एक समानता मिलती है कि अपलेशन पर्वतमाला भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है। अरावली में भी ज़्यादातर नदियों का जो उद्गम है वो दक्षिणी अरावली खंड से है। उसी तरीके से अपलेशन में भी अधिकतर नदियों का जो उद्गम है वो दक्षिणी अपलेशन क्षेत्र से है। तो हम एक अमेरिका की अपलेशन पर्वतमाला की तुलना हम राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से कर रहे हैं और दोनों में तथ्यात्मक समानता हमें दिखाई दे रही है। तो हमारी जो अरावली है वो भी कठोरतम शैल समूह से निर्मित है, उसमें भी उसे भी अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में हम जानते हैं। उसी प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशन पर्वतमाला है वो भी कठोरतम शैल समूह से निर्मित है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में आज जानी जाती है। एक ही काल में निर्माण हुआ था, अरावली का भी एक ही काल में निर्माण हुआ था, तो बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। अपलेशन पर्वतमाला से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है उनका प्रवाह भी सामान्य रूप से क्या है, पूर्व की ओर है। उसी तरीके से अरावली की जो नदियां हैं उनका भी उद्गम होने के बाद उनका जो प्रवाह है वो पूर्व दिशा की ओर है। अब हम यहाँ देखिए अपलेशन प्लेटू की बात करें तो ये जो हमारा है पश्चिम में, यहाँ से हम एक बार बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पूर्व में क्या हो रहा है, अपलेशन पठार। अपलेशन पठार के बाद में हमें जो भाग मिलता है वो कहलाता है मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान अगर हम ये बात करें कि हम अगर पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं यूएसए में तो हमें क्या मिलेगा, तो मध्यवर्ती मैदान के बाद सबसे पहले हमें अपलेशन पठार मिलेगा। अपलेशन पठार मध्यवर्ती भाग में है। उसके बाद हमें एक राइट और वैली वाला खंड मिलेगा, कटक और घाटी युक्त भाग मिलेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है क्रम है जो दक्षिण में जिसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उसे हम कहते हैं ब्लू कटक माउंटेन, ब्लू रिज माउंटेन। तो ये जो ब्लू रिज माउंटेन है उसी के अंतर्गत हमारी महत्वपूर्ण सबसे ऊंची चोटियां माउंट मिचेल और गमसन फोर्ट। उत्तर में बात करें तो झील के दक्षिणी भाग में अल्गेनी पठार मिलता है और अल्गेनी पठार के उत्तर की ओर जब हम बात करें अल्गेनी पठार के उत्तर में हमें बिल्कुल उसके सीध में एक एडिरोंडेक माउंटेन श्रेणी मिलती है। एडिरोंडेक माउंटेन श्रेणी का जो सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट मर्की है। तो ये जो संपूर्ण भाग है ये संपूर्ण भाग अपलेशन पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो हमने उत्तर से दक्षिण में अपलेशन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों का भी यहाँ अध्ययन किया। तो साथियों हमें क्या ध्यान रखना है कि इतने अधिक तथ्यों को हम याद कैसे करें, और इन तथ्यों को हम याद करने के लिए हमारे पास एक निश्चित दिशाक्रम होगा तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए उत्तर से दक्षिण हम आ रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर माउंट काटाडीन लिखा, हमने 1 नंबर लिख दिया। दूसरा माउंट मर्की, तीसरा माउंट वाशिंगटन, चौथा हमारा माउंट स्लीडे, पांचवा जो क्रम है वो है स्प्रूकेनोव, छठा माउंट रोगर, सातवां माउंट मिसेल और आठवां
क्लिंगमंस डोम। तो ये मुख्य रूप से 8 महत्वपूर्ण जो हमारे पास पर्वत चोटियां हैं अपलेशन पर्वत के संदर्भ में। अब हम आज बात करते हैं कि जब हमने अपलेशन पढ़ लिया, हमने पश्चिमी कोर्डिलेरा पढ़ लिया, हम कनाडियन शिल्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में जान गए, तो आज हम इस वीडियो में एक हल्का सा रिवीजन करते हैं हमारी पिछली कक्षा का, कि हमने पिछली कक्षा में अभी तक उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या क्या जाना है और क्या हमने जो जाना है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो देखिए, हम जब उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो सामान्य रूप से हमने जो बात करी थी अध्ययन में, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले हमने वाटर बॉडीज़ की बात करी थी। तो हमने ब्यूफोर्ट सी से शुरू करके अलग अलग स्थानों की बात करी थी। यहाँ हमने लिखा था ब्यूफोर्ट सी नंबर 1। उसके बाद जैसे ये जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन खाड़ी है। उसके बाद में यहाँ जो द्वीप है वो नोवा, इस रूप में जब हमने अध्ययन किया था ग्रीन फाउंड, एक सॉरी, तो हम जब इसका अध्ययन करेंगे और इसका अध्ययन जिस क्रम में हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ जो पर्वत श्रेणी लिए था, यहाँ से ये जो भाग है उसको हमने नाम दिया था, इस संपूर्ण क्षेत्र को हमने नाम दिया था पश्चिमी कोर्डिलेरा, पश्चिमी कोर्डिलेरा। और जब हम पश्चिमी कोर्डिलेरा की बात कर रहे थे तो हमने ब्रुक्स रेंज की बात करी, ब्रुक्स रेंज के बाद में हमने अलास्का रेंज की बात करी, मैकेंजी रेंज की बात करी, मैकेंजी रेंज के बाद में हम आए तटीय भाग की ओर। तो तटीय भाग पर जो श्रेणी थी उसके लिए हमने जो नाम दिया था वो नाम था कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के बाद में उत्तर का जो भाग है उसको हमने कास्केड नाम दिया था। फिर कास्केड के बाद में जो दक्षिण का भाग था उसको हमने शेरा नेवादा नाम दिया था। शेरा नेवादा के बाद में जब हम मैक्सिको की तरफ आए तो हमने एक श्रेणी शेरा माद्रे ओरिएंटल और शेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल की बात करी थी। तो ये जो संपूर्ण पर्वत श्रेणियों की बात करी थी ये हमारी हो गई थी पश्चिमी कोर्डिलेरा की। इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग कहलाता है हमारा कनाडियन शिल्ड, कनाडियन शिल्ड। कनाडियन शिल्ड की आज हमने बात करी, क्या है, कठोरतम शेल समूह है, कठोरतम शेल समूह है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद में हमने जिस क्षेत्र की बात करी, जिस भाग की बात करी, वो हमने बात करी थी मुख्य रूप से ये वाला जो खंड है ये कहलाता है अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वत तंत्र, अपलेशियन पर्वत तंत्र। और इस अपलेशियन पर्वत तंत्र के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से जिन पर्वत चोटियों की बात करी है उन पर्वत चोटियों को हमने आज के वीडियो में ही देखा है कि किन किन पर्वत चोटियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। अपलेशियन पर्वत तंत्र की विशेषताओं की हमने चर्चा करी। सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। इसकी तुलना हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो किससे कर सकते हैं, अरावली से कर सकते हैं। अर्थात अरावली और अपलेशियन दोनों में विशेषताओं की समानता मिलती है। जिस प्रकार अपलेशियन पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे अधिक ऊंचा है, उसी तरह से अरावली का भी सबसे जो ऊंचा भाग है वो कौन सा है, दक्षिणी भाग है। इसी तरह से हम बात करें कि यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती है उनका प्रवाह क्षेत्र किस ओर है, पूर्व की ओर है। उसी तरह से हमारी अरावली से निकलने वाली सभी नदियों का जो प्रवाह क्रम है वो भी किस ओर है, पूर्व की ओर है। अगर हम बात करें अपलेशियन पर्वत तंत्र की और मुख्य विशेषता की, तो अपलेशियन पर्वत तंत्र के साथ पश्चिम में जो पठारी भाग मिलता है उसको हम कहते हैं अपलेशियन पठार। उत्तर में जो पठारी भाग मिलता है उसे हम कहते हैं अल्गनी का पठार, और दक्षिण में जो पठार मिलता है उसे हम कहते हैं कम्बरलैंड का पठार। इन दोनों के मध्य जो भूभाग मिलता है उस भूभाग का नाम है मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। और ये जो मध्यवर्ती मैदान है ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त मैदान है। रॉकीज पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, उसके साथ साथ यहाँ से जो महत्वपूर्ण नदी क्रम है मध्यवर्ती मैदान की वो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो कि इस उपजाऊ भाग को
बहुत अधिक उपजाऊ करने में और जलापूर्ति में मदद करती है। तो मध्यवर्ती मैदान की जो प्रमुख नदी है वो मिसिसिपी मिसूरी है। अब अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि इस क्षेत्र में एक पवन जिसका नाम है चिनूक, तो चिनूक जो पवन है वो भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर ध्यान देंगे कि उत्तरी अमेरिका में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए हिमालय जैसा कोई अवरोध नहीं है, इसलिए शीतकाल में ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो है वो इस मध्यवर्ती मैदान के काफ़ी भीतर तक आ जाती है और काफ़ी अधिक जो भाग है वो हिमाच्छादित होता है। कनाडियन शिल्ड का जो अधिकतर भाग है वो सदैव हिमाच्छादित रहता है। कनाडियन शिल्ड के पश्चिमी भाग में यहाँ कुछ छोटी छोटी झीलें पाई जाती है जो हिम अपर्दन से निर्मित है। तो हिमानी झीलें यहाँ मुख्य रूप से मिलती है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर लेक। अब इन सभी का आज तक जो हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में अध्ययन किया, तो हम एक सामान्य रूप से अगर हमें कोई पूछे बिना मानचित्र के, तो हम एक उत्तरी अमेरिका की सामान्य विशेषताओं को जान सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार, उसकी नदियाँ, उसको अलग क्रम से आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।